अभी हमारे पास एयरवे, वाटरवे, रोडवे और रेलवे, ये चार तरह के मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जिसके थ्रू हम ट्रेवल करते हैं। जिसमें आज के डेट में हमारे पास जो सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है वो है शंघाई मैगलेव, जो कि चाइना में है और इसकी टॉप स्पीड है 460 किलोमीटर पर आवर। और कुछ कमर्शियल एरोप्लेन्स लाइक बोइंग 777 जिनकी टॉप स्पीड है कुछ 1000 किलोमीटर पर आवर। पर 2012 में इलॉन मस्क ने 5वें मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात की, जो कि आज के ट्रेन और एरोप्लेन से भी फास्ट चलेगा और उसका टिकट प्राइस भी इन दोनों से काफी कम होगा। और वो 5वां तरीका है हाइपरलूप। मस्क ने इसके बारे में बताते हुए कहा कि मैं कैसे वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बनाने जा रहे हैं जो करीब 700 माइल पर आवर यानी कि 1220 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रैवल करेगा। ये स्पीड इतना ज्यादा है कि लगभग साउंड के स्पीड के बराबर है। आप देख सकते हो, मतलब इस स्पीड से आप बिहार से दिल्ली सिर्फ 40 से 50 मिनट में पहुंच जाओगे। बट द थिंग इज कि आज मस्क के हाइपरलूप के अनाउंसमेंट के लगभग 10 साल हो गए हैं, बट अब इसके बारे में कोई बात तक नहीं कर रहा। और वैसे तो मस्क अपने हर छोटी बड़ी चीजों का ट्वीट करके अपडेट देते रहते हैं, बट पिछले कुछ सालों से शायद ही अपने हाइपरलूप के बारे में कोई ट्वीट देखा होगा। तो आखिर इस प्लान क्या हुआ? क्या हाइपरलूप टेक्नोलॉजी फेल हो गई? एंड इफ यस तो क्यों? इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे, बट उससे पहले शॉर्ट में इस हाइपरलूप कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखो, हाईएस्ट स्पीड कब अचीव की जा सकती है? सिंपल है, जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। जैसे मान लो आप एक बॉल को तेज रफ्तार से फेंकते हो, बट कुछ दूर जाने के बाद वो रुक जाता है क्योंकि उस पर ग्राउंड फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन या फोर्सेस लग रहे होते हैं। इसलिए ट्रेन से एरोप्लेन और शिप्स, इनमें से किसी में भी इन फोर्सेस को अवॉइड नहीं किया जा सकता, क्योंकि ट्रेन जब चलती है तब उस पर ट्रैक से ग्राउंड फ्रिक्शन लगता है और सामने से एयर फ्रिक्शन। प्लेन में खैर ग्राउंड फ्रिक्शन तो नहीं लगता, पर एयर फ्रिक्शन लगता है। शिप्स में भी एयर फ्रिक्शन और वाटर फ्रिक्शन लगता है। तो इनमें से किसी भी व्हीकल में कम प्राइस पे डिजायरेबल स्पीड अचीव करना मुश्किल है। बट क्या हो अगर एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जाए जहां हवा हो ही ना और ट्रेन भी पटरी पे ना हो और तब ट्रेवल करे, तो भाई उस केस में तो इजिली डिजायर्ड स्पीड को अचीव किया जा सकता है। और इसी चीज को सोचने के बाद मस्क ने हाइपरलूप की बात की और 2013 में मस्क ने अल्फा हाइपरलूप नाम से एक 58 पेज की व्हाइट पेपर पब्लिश की, जिसमें उन्होंने इस हाइपरलूप टेक्नोलॉजी के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया, इसका डिजाइन कैसा होगा, ये काम कैसे करेगी, वगैरह वगैरह। उस पेपर में क्या लिखा है अगर मैं आपको मोटे मोटे तौर पे समझाऊं तो समझो ऐसी ट्रेन होंगी जो कि एक वैक्यूम टनल के अंदर चलेंगी, जिस टनल में एक छोटी सी पोर्ट होगी जिसके आगे एक पंखा लगा होगा। ये ट्रेन एक सिंगल मैग्नेटिक ट्रैक के ऊपर लेविटेट कर रही होगी, जिससे ग्राउंड फ्रिक्शन का कोई सेंस ही नहीं बनता। और जिस ट्यूब में ये चलेगी उस ट्यूब से पूरे मशीन के द्वारा 90% एयर निकाल दिया जाएगा, जिससे ट्यूब के अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, जिससे एयर फ्रिक्शन भी ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा, जिससे ट्रेन बहुत तेज भाग पाएगी। 10% एयर ट्यूब के अंदर इसलिए छोड़ा जाएगा ताकि उसको ब्रेक लगाने में यूज किया जा सके। इसके आगे जो पंखा लगा होगा वो वैसे तो एयर को सक करके पीछे फेंकेगा ताकि ट्रेन और फास्ट चल सके, पर जब ब्रेक लगाना होगा तब उसको उल्टा चला दिया जाएगा, जिससे यह हवा आगे की तरफ फेंकने लगेगा जो ट्रेन की स्पीड को धीरे करेगा और ब्रेक लग जाएगी। और चूंकि ये फुली इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होगा, इसलिए इसके टनल के ऊपर सोलर पैनल्स लगा दिए जाएंगे जिससे बिजली बनेगी और ये ट्रेन उसी से चलेगी। जिस ब्रिज के ऊपर ये चलेगी उसको अर्थक्वेक प्रूफ बनाया जाएगा ताकि ऑफ कोर्स भूकंप से इसको कोई दिक्कत ना हो। और चूंकि ये एक टनल के अंदर चलेगा इसलिए इसको बाहर के वेदर से कोई फर्क नहीं पड़ता, बारिश हो या बिजली चमके कोई दिक्कत नहीं। हालांकि हाइपरलूप का कॉन्सेप्ट तो इलॉन मस्क ने दिया, पर ऐसा ही कुछ सिमिलर कॉन्सेप्ट सबसे पहले 1799 में एक इंग्लिश इंजीनियर जॉर्ज मेथर्स ने दिया था, जिसका नाम रखा एटमॉस्फेरिक रेलवे। उनका कॉन्सेप्ट था कि एक प्रेशराइज्ड ट्यूब के अंदर इंसानों और गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। और इसके बाद अलग अलग इंजीनियर्स ऐसे ट्रांसपोर्टेशन का अपना अपना कॉन्सेप्ट निकालने लगे। जैसे एटमॉस्फेरिक रेलवे के बाद 1888 में माइकल वर्न ने न्यूमेटिक ट्रेन का कॉन्सेप्ट निकाला। फिर 1906 में रॉबर्ट एच गुडार्ड ने वेक्ट्रन ट्रेन का कॉन्सेप्ट निकाला। एंड देन 2013 में इलॉन मस्क ने हाइपरलूप का कॉन्सेप्ट निकाला। हालांकि इन सभी के कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे से थोड़ा डिफरेंट थे, बट सब में एक चीज कॉमन थी और वो है ट्रेन को एक वैक्यूम टनल के अंदर चलाना। वैसे इलॉन मस्क चाहते तो वो अपने इस कॉन्सेप्ट को पेटेंट करा सकते थे, कॉपीराइटेड करा सकते थे, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उनका मानना था कि कोई भी कंपनी इस आइडिया को एग्जीक्यूट कर सकती है, उनको अपने विजन को बढ़ाना था। इसलिए इलॉन मस्क के अलावा और कई सारी कंपनी इस हाइपरलूप वर्ल्ड में कूद गई, जैसे वर्जिन हाइपरलूप 1, हार्ड हाइपरलूप और कुछ और कंपनीज। आप ये लिस्ट देख सकते हो। बट चूंकि सबसे पहले इस हाइपरलूप का कॉन्सेप्ट तो इलॉन मस्क ने दिया था, तो देखा जाए तो मस्क के कंपनी को सबसे पहले इस हाइपरलूप को बिल्ड करने में लगना चाहिए, और ऐसा हुआ भी। स्पेसएक्स हाइपरलूप का 2015 में डिजाइन तैयार किया गया और 2016 तक 1 माइल लंबा एक टनल बनाकर तैयार कर दिया गया। इस ट्यूब को कैलिफोर्निया के हॉथॉर्न सिटी में बनाकर तैयार किया गया था, ऑफ कोर्स टेस्ट के लिए। और इसलिए 2018 में उस ट्यूब को अलग अलग स्टूडेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए खोल दिया गया कि वो यहाँ आकर रिसर्च कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स मस्क इतना एक्साइटेड थे कि इसके बाद उन्होंने ये ट्वीट किया कि अगले साल एक 10 किलोमीटर लंबा टनल बनाएंगे जो कर्व होगा। मतलब वो टेढ़े टनल बनाकर टेस्टिंग की बात कर रहे थे, बट अगले साल कुछ हुआ नहीं। और 2022 में ये खबर आती है कि वो जो हाइपर ट्यूब का प्रोटोटाइप बना था उससे भी डिसमेंटल करके वहाँ पार्किंग स्पेस बना दिया गया है। और जब इसके बारे में मीडिया ने सवाल उठाया तो इलॉन मस्क के बोरिंग कंपनी ने कहा कि वो फिलहाल अंडरग्राउंड टनल्स बनाने में बिजी है जिसके थ्रू व्हीकल्स ट्रेवल करेंगे। हालांकि बाद में इलॉन मस्क ने भी एडमिट किया कि उनके पास अभी इस हाइपरलूप प्रोजेक्ट के लिए टाइम नहीं है। इवन उन्होंने ये भी कहा कि मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मैंने इस आइडिया के बारे में क्यों मेंशन किया। उन्होंने कहा कि अभी मेरा सारा फोकस टेस्ला और स्पेसएक्स पे है। मतलब यहाँ पे इलॉन मस्क ने तो हाइपरलूप से हाथ खड़े कर दिए, बट हाइपरलूप के वर्ल्ड में
कूदे बाकी प्लेयर्स का क्या। तो बाकी प्लेयर्स में से कुछ ने जैसे हाइपरलूप 1, हाइपरलूप टीटी और वॉर हाइपरलूप ने एक्चुअल में सही मायने में इस पे काम किया, जिसमें से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन हाइपरलूप 1 का रहा। दरअसल इस कंपनी को 2014 में फाउंड किया गया था, तब इसका नाम था वर्जिन हाइपरलूप, बट बाद में इसको रिनेम करके HP1 यानी कि हाइपरलूप 1 कर दिया गया। उसने थोड़ा मस्त के डिजाइन में टेक्निकल चेंजेस किया और इस हाइपरलूप कॉन्सेप्ट को एक्चुअल में लाने में लग गए। ये लोग इस हाइपरलूप को लेकर इतना एक्टिव थे कि इंडिया के साथ भी एक डील साइन कर लिया, जहाँ पे सबसे पहले महाराष्ट्र में मुंबई से पुणे तक हाइपरलूप सिस्टम बनाने का प्रपोजल रखा गया। और इसलिए 2016 तक HP1 ने लास वेगास के नेवाडा में एक 500 मीटर का ट्यूब बनाकर तैयार भी कर दिया। और इस ट्यूब को डेवलप करने के बाद कंपनी ने एक XP1 नाम से एक प्रोटोटाइप पोर्ट डेवलप किया, जिसको 12 मई 2017 को बिना पैसेंजर्स के सक्सेसफुली टेस्टिंग भी कर लिया गया, जिसमें उन्होंने जो स्पीड अचीव की वो थी 309 किलोमीटर पर आवर। पर अगस्त 2017 में एक दूसरी हाइपरलूप कंपनी वॉर हाइपरलूप ने 324 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव कर हाइपरलूप 1 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पर अगेन दिसंबर 2017 में HP1 ने 387 किलोमीटर पर आवर का स्पीड अचीव कर वॉर हाइपरलूप का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बट अगेन 2018 में वॉर हाइपरलूप ने फिर से हाइपरलूप 1 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जहाँ पे याद रखना ये जो सारे रिकॉर्ड्स टूट रहे थे वो बिना पैसेंजर के, और इसलिए अब बारी आती है पैसेंजर्स को बिठाकर टेस्टिंग करने की। और ये काम भी पहले HP1 ही करता है। पैसेंजर्स के टेस्टिंग के लिए HP1 ने एक दूसरा प्रोटोटाइप पोर्ट तैयार किया, जिसका नाम रखा XP2। और उस पोर्ट का बिना पैसेंजर्स के 400 टेस्ट के बाद फाइनली नवंबर 2020 में पहली बार 2 इंसानों के साथ टेस्ट किया गया। इस पोर्ट में ये जो लोग बैठे हैं इसमें से एक हाइपरलूप 1 के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर और को फाउंडर थे जोश गिगल, और दूसरा एक पैसेंजर जिनका नाम था सारा लुशियान। और इस टेस्ट में इन्होंने जो स्पीड अचीव करी थी वो थी 172 किलोमीटर पर आवर। और यहीं से शुरू होती है डिसअपॉइंटमेंट। देखो हाइपरलूप कॉन्सेप्ट को इंसानों ने एक्चुअल में ला तो दिया, जो ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बट जिस चीज के लिए हाइपरलूप इतना चर्चे में था, जो कि स्पीड, वही गोल मीट होता हुआ नहीं दिख रहा। कंपनी ने पैसेंजर्स को बिठाकर जो स्पीड अचीव किया जो कि है 170 किलोमीटर पर आवर, ये हाइपरलूप के थ्योरेटिकल स्पीड जो कि है अप्रोक्स 1200 किलोमीटर पर आवर, ये उससे जरा सा भी करीब नहीं है। और ये तो कुछ भी नहीं है। इलॉन मस्क ने जब ये आइडिया प्रपोज किया था तब उन्होंने बताया था कि इसका जो टनल होगा उसको बनाने में पर माइल के हिसाब से $6 बिलियन लगेंगे। बट हाइपरलूप 1 ने जब एक्चुअल में ये टनल बनाया तब पता चला कि टनल बनाने का पर माइल का कॉस्ट 9 to 13 बिलियन पड़ा। और शायद यही रीजन है कि आगे चलकर 2022 में HP1 ने भी इस टेक्नोलॉजी से हाथ खड़े कर लिए। HP1 ने ये अनाउंस कर दिया कि अब हम पैसेंजर्स के लिए हाइपरलूप नहीं बनाएंगे, बल्कि कार्गोस के लिए बनाएंगे, सामान वगैरह ट्रांसपोर्ट करने के लिए। और बाकी जो कंपनीज है वो भी करीब इसी फेज में है, डेवलपमेंट और डिसमेंटल। तो यहाँ पे ये हाइपरलूप कॉन्सेप्ट क्लियरली फेल होता हुआ दिख रहा है। वैसे देखा जाए तो हाइपरलूप का फेल होना शुरू से ही तय था। वो कैसे, कुछ लॉजिक देता हूँ समझ जाओगे। इसके फेल होने की पहले रीजन की बात करें तो वो है अनबैलेंस्ड एरियाज। देखो कहीं की कोई भी सिटी है वहाँ इसके लिए स्ट्रेट रूट फाइंड करना बहुत मुश्किल है, और अगर ये टेढ़े मेढ़े लाइन में ही बना दी जाती है तो जिस पर्पस के लिए इसे बनाया जाएगा वही अचीव नहीं हो पाएगा, एंड दैट इज स्पीड, क्योंकि हर मोड़ पे टर्न के लिए स्लो करना पड़ेगा। तो समझ रहे हो ना। दूसरे रीजन की बात करें तो इसका कॉन्सेप्ट है एक वैक्यूम टनल में ट्रेवल कराना। तो सोच इतने लंबे लंबे टनल बनाना और पूरा शुरू से लेकर अंत तक वैक्यूम मेंटेन रखना कितना मुश्किल होगा। अगर कहीं जरा सा भी लीक हुआ तो पूरा सिस्टम फेल। तीसरे रीजन की बात करें तो कुछ लोगों को कंजेस्टेड एरिया बोले तो किसी बंद चीज के अंदर जाना घुटन सी महसूस होती है, और ये तो पूरा सिस्टम एक बंद लूप के अंदर काम करेगा। तो आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इसमें ट्रैवल करना प्रीफर नहीं करेंगे। ऊपर से अगर कोई बीच में ही खराबी आ जाती है तो वहां से कैसे निकाला जाएगा इसका भी कोई सोल्यूशन नहीं है, तो लोग डर के मारे इसमें ट्रैवल नहीं करेंगे। चौथे रीजन की बात करें तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। देखो बनाया तो इसको टाइम बचाने के लिए जाएगा, बट हो सकता है कि उससे भी ज्यादा टाइम ले ले, क्योंकि ये चलेगा तो वैक्यूम के अंदर। तो जब पैसेंजर्स बैठेंगे और उतरेंगे तब तो टनल खोला जाएगा, और जब खोला जाएगा तो उसमें हवा भर जाएगा, देन फिर हवा निकालो, वैक्यूम क्रिएट करो, ये करो वो करो, तो भाई इसमें टाइम तो लगेगा। और भी बहुत सी छोटी छोटी चीजें जिसे गिनाने लोगों तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो ये सारी चीजें देखने के बाद आपको क्या लगता है, ये फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी कभी एक्चुअल में सही मायने में आ सकती है? कमेंट करके बताना जरूर अपने लॉजिक के साथ। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।